तो आज की कड़ी में हम जानेंगे कि किस प्रकार से अटल बिहारी वाजपेयी जब पाकिस्तान गए हुए थे, लाहौर में थे और पाकिस्तान धोखा देते हुए, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर में बैठे हुए हैं और उसी दौरान पाकिस्तान सेना किस प्रकार से कारगिल में घुसने की कोशिश करती है। क्या है घटनाक्रम, उसको जानने की कोशिश करेंगे। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि किस प्रकार से कश्मीरी पंडितों के ऊपर अत्याचार हुए, मस्जिदों से ऐलान हुए, उन्हें कश्मीर से भगाया गया। पूरी सच्चाई बताई हमने आपको और साथ ही साथ हमने ये भी बताया कि किन किन किताबों का प्रमाण हमने लिया हुआ है, किन आर्टिकल्स का प्रमाण लिया हुआ है। तो आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि मोदी सरकार ने कितना बदला कश्मीर, और उससे पहले कुछ रोचक इतिहास की जानकारी जो आपको मिलने वाली है। स्टूडेंट है तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रीनगर से करीब 50 किलोमीटर दूर त्राल कस्बे से सटा एक गांव है शरीफाबाद। शरीफाबाद यहीं का 22 साल का हिजबुल कमांडर बुरहान वानी कश्मीर में पोस्टर बॉय बन चुका था। बुरहान ने बंदूक के साथ ग्लैमर को जोड़ा। उसके वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते थे। उसने दर्जनों युवाओं को हिजबुल में रिक्रूट किया, उन्हें आतंकवादी बनाया। सेना ने उसे बुरी तरह खोजने की शुरुआत की और लगातार उसे खोजते खोजते वो दिन कब आता है आपको पता चल जाएगा। 7 जुलाई 2016 की शाम आर्मी कैंप में खबर आई कि बुरहान कोकर नाग के पास बमडूरा गांव में एक मकान में हो सकता है। यह सिर्फ एक इनपुट था, कोई सोर्स था, सूत्र जिसे कहते हैं, लेकिन खबर पक्की थी या नहीं पक्की थी ये तो वहाँ पे जाने पर पता चलता। एक लोकल मुखबिर को पास के कसाई ने बताया कि उस मकान में दावत के लिए यहीं से ढेर सारा मीट गया है। घर के मालिक ने भी एक रिश्तेदार से फ़ोन पर कहा कि मुसीबत आई हुई है, यानी कि वहाँ पे दावत हो रही है और मुसीबत आई हुई है, एक कोड वर्ड हो सकता है। पूरी तरह से कंफर्म होने के बाद आर्मी ने 100 जवानों और पुलिस एसओजी के 35-36 जवानों के साथ मिलकर कोकरनाग इलाके में डबल लेयर का घेरा डाल लिया। डबल लेयर का मतलब कि अगर एक घेरे से बुरहान वानी बच जाता है तो दूसरे घेरे से न बच पाए, यानी कि अगर एक घेरा से मुठभेड़ होता है और वहाँ से निकल के भागता है तो दूसरा घेरा उसको वहीं ढेर कर देगा। बुरहान वानी के साथ आतंकी सरताज और परवेज भी थे। उन्होंने तय किया कि वो घेरा तोड़कर भागने का चांस लेंगे, क्योंकि घर पर ब्लास्ट किया जा सकता था या ब्लास्ट किया जा सकता है। सरताज और बुरहान तेजी से आगे बढ़े और अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। जवाबी फायरिंग में सबसे पहले बुरहान को गोली लग जाती है। कुछ ही समय में सरताज और परवेज भी मारे जाते हैं। 15 मिनट में ऑपरेशन पूरा हो गया। जिसको सालों से ढूंढा जा रहा था उसे 15 मिनट में ढेर कर दिया गया। बुरहान के एनकाउंटर ने कश्मीर की आग को फिर कुरेद दिया और इसी के बाद मामला आगे बढ़ जाता है। बात कर रहे हैं, भारत ने 11 और 13 मई 1998 को पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। पोखरण में वही परमाणु परीक्षण था जिसके बाद भारत एक अभूतपूर्व, एक महत्वपूर्ण शीर्ष नेतृत्व बनाने में, अपनी जगह बनाने में कामयाब हुआ और उसका लाभ आज आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से भारत दुनिया में सबसे चहेता बना हुआ है और सबके नज़रों में खटक भी रहा है, क्योंकि लगातार डेवलप करते जा रहा है। भारत ने जब 11 और 13 मई 1998 को पोखरण में परमाणु परीक्षण किया, इसके बाद पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण किया, क्योंकि भारत जैसे ही किया पाकिस्तान को लगा कि अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। अब भारत पाक दोनों परमाणु संपन्न राष्ट्र हो गए थे। हम मित्र बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते। इस विचारधारा को मानने वाले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कश्मीर का समाधान और पाकिस्तान से शांति वार्ता करना चाहते थे कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो कहीं ना कहीं टकराव हैं उनको दूर किया जा सके। समय गुजरता गया और 4 महीने बाद ही सितंबर में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ यूनाइटेड नेशंस की बैठक के लिए न्यूयॉर्क पहुंचे थे। यहाँ दोनों एक मेज पर थे। यहीं पर लाहौर बस यात्रा की बुनियाद पड़ी। वाजपेयी 19 फरवरी 1999 को बस से लाहौर गए थे, यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में बस सेवा प्रारंभ की गई। यह दिल्ली लाहौर की पहली यात्रा थी, यानी कि 19 फरवरी 1999 को भारत से पाकिस्तान के लिए पहली बस यात्रा शुरू हुई थी। फैक्ट है, जो स्टूडेंट है इसको ध्यान में रख सकते हैं। यहाँ कश्मीर और दोनों देशों में शांति के लिए मशहूर लाहौर समझौता होता है। इसके 3 महीने बाद ही 17 मई 1999 को
इस्लामाबाद से कुछ मील की दूरी पर इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी कि ISI जो पाकिस्तान का है के ओझरी कैंप ऑफिस में एक प्लान की प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश की गई। मीटिंग में चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अजीज खान ने प्रधानमंत्री से कहा कि सर आप इतिहास में कश्मीर के मुक्तिदाता कहलाएंगे। विदेश मंत्री सरताज अजीज ने प्रधानमंत्री से कहा कि ये लाहौर समझौते का उल्लंघन है। तब नवाज शरीफ ने कहा कि हम कागजों से कभी कश्मीर नहीं पा सकते, हमें ये करना होगा। ये वो ही नवाज शरीफ थे जिन्होंने 3 महीने पहले ही भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ शांति के लिए दिल्ली लाहौर बस शुरू की थी। एक तरफ नवाज दोस्ती के लिए गले मिल रहे थे और दूसरी तरफ गला काटने के लिए आगे भी बढ़ रहे थे। दूसरी तरफ उसी दोस्त की पीठ पर फतह ए कश्मीर का खिताब पाने के लिए छुरा घोंप रहे थे। 8 मई 1999 को कारगिल की आजम चौकी पर पाकिस्तान के करीब 12 जवानों ने कब्जा कर लिया था। इसके बाद वो आगे बढ़ते ही रहे। भारत के सैनिकों ने जाबाजी से लड़ा और 26 जुलाई 1999 तक भारत में घुस आए पाक सैनिक मारे गए या तो भाग खड़े हुए। युद्ध में पाकिस्तान की बहुत बुरी तरह से हार हुई थी। पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ ने तख्ता पलट कर दिया। पाकिस्तान अलग थलग पड़ रहा था। ऐसे में एक दिन भारत की तरफ से मुशर्रफ को शांति वार्ता का प्रस्ताव आया। मुशर्रफ अपनी छवि सुधारना चाहते थे, उन्होंने तुरंत इसे लपक लिया। इस तरह से 14 से 16 जुलाई 2001 तक आगरा में शिखर सम्मेलन की शुरुआत होती है। भारत में पाकिस्तान के राजदूत रहे अजय बिसारिया अपनी किताब एंगर मैनेजमेंट द ट्रबल्ड डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान में लिखते हैं कि शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन मुशर्रफ ने नाश्ते पर देश के प्रमुख समाचार पत्रों और टीवी नेटवर्क के संपादकों के साथ मुलाकात की। उन्होंने कहा कि कश्मीर में जिन लोगों ने हथियार उठाए हैं वो आतंकी नहीं, फ्रीडम फाइटर हैं और कहीं ना कहीं इनके द्वारा ये एक तरह से कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि कश्मीर में आतंकवाद के कारण जो हिंसा हो रही है वो वहाँ के लोगों की आज़ादी के लिए लड़ाई है। ये सब टीवी पर लाइव चल रहा था। अटल बिहारी वाजपेयी मुशर्रफ की अवगत दोस्त की तरह कर रहे थे। वाजपेयी को पता ही नहीं था कि मीटिंग रूम के बाहर मुशर्रफ का क्या एजेंडा चला रहे हैं। बिसारिया लिखते हैं कि मुशर्रफ और वाजपेयी बात कर रहे थे, तभी मैंने एक कागज़ उन्हें सौंप दिया और कहा कि कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए हैं। मेरे कमरे से बाहर जाने के बाद वाजपेयी ने उस कागज़ को देखा और फिर उसे मुशर्रफ को पढ़कर सुनाया। वाजपेयी ने खींचते हुए कहा कि जनरल साहब, आपके व्यवहार से शांति वार्ता में कोई मदद नहीं मिल रही है। भारत ने भी कहा कि कश्मीर मसले पर कोई समझौता नहीं करेगा। मुशर्रफ समझ गए कि बात नहीं बनेगी। इसके बाद वे आगरा शिखर सम्मेलन को अधूरा छोड़कर पाकिस्तान वापस चले गए, यानी कि दुम दबा के भाग गए। वाजपेयी के दौर में कश्मीर सामान्य हो रहा था। भारतीय जनता पार्टी सरकार के बाद 10 साल तक यूपीए यानी कि कांग्रेस की जो गठबंधन सरकार थी वो रही थी। उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे। उनके कार्यकाल में कश्मीर को लेकर वाजपेयी जैसे कोई ठोस कदम शांति वार्ता के लिए नहीं उठाए गए। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन जाते हैं। भारत के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने एक से बढ़कर एक बड़े कदम उठाने शुरू किए। वे 25 दिसंबर 2015 को अफगानिस्तान के दौरे पर थे। उन्होंने तय किया था कि वो अफगानिस्तान जाएंगे और फिर भारत आएंगे, लेकिन कुछ तो करना था क्योंकि पड़ोसियों से संबंध सुधारने थे। उन्होंने या उनके तय कार्यक्रम के मुताबिक काबुल से सीधे दिल्ली लैंड करना था। दोपहर ठीक 1:31 हो रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया कि मैं लाहौर में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मिलने वाला हूं। इस खबर ने पूरी दुनिया का ध्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ खींचा, क्योंकि दो दुश्मन देश दोस्त और अचानक से भारत का प्रधानमंत्री पाकिस्तान में पहुंच जाए और बिना सिक्योरिटी, क्योंकि पाकिस्तान में जैसे ही कोई जाता है भारत का बड़ा आदमी तो उससे सबसे पहले सिक्योरिटी की ही चिंता होती है। इस खबर ने पूरी दुनिया का ध्यान भारत की तरफ खींचा, नरेंद्र मोदी की तरफ खींचा और 11 साल बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री पाकिस्तान पहुंच चुका था। शाम 4:52 पर इंडियन एयरफोर्स का विमान लाहौर एयरपोर्ट पर उतरता है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की छाती पर भारत ने अपना पैर रख दिया था। ये दूसरी बार था जब भारत का कोई विशिष्ट व्यक्ति पहुंचा था। उससे पहले भारत की सेना लाहौर पर कब्जा कर चुकी थी, हमने जिसकी कहानी पिछले एपिसोड में सुना दी है। पहले से मौजूद पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ ने प्रधानमंत्री मोदी को गले लगाया और कहा, आखिरकार आप आ ही गए।
कुछ ही कदमों की दूरी पर पाकिस्तानी सेना का एक हेलीकॉप्टर खड़ा था। नरेंद्र मोदी उसी हेलीकॉप्टर में बैठे, उनके साथ नवाज शरीफ, अजीत डोभाल और एस जयशंकर भी थे। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि सिक्योरिटी को इस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने कह सकते हैं कि ध्यान में रखा या नहीं रखा, क्योंकि पूरी दुनिया ये डर रही थी कि अगर पाकिस्तान के हेलीकॉप्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठेंगे तो कुछ भी अनहोनी घटना हो सकती है। लेकिन साथ में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, अजीत डोभाल भारत के जो रक्षा सलाहकार थे, और एस जयशंकर भी उस समय थे। इससे पहले भारत का कोई प्रधानमंत्री पाकिस्तानी सेना के हेलीकॉप्टर में नहीं बैठा था, क्योंकि उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। नरेंद्र मोदी के घर रायविंड पहुँचे। मोदी जो है नवाज के घर रायविंड पहुंचते हैं, जहां उनकी पोती की शादी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने नवाज की पोती को आशीर्वाद दिया, नवाज की मां के चरण छुए। शाम 6:30 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शरीफ और उनके परिवार को अलविदा कहा और हेलीकॉप्टर से वापस हवाई अड्डे पर पहुंचते हैं। 7:30 पर विमान लाहौर से भारत के लिए रवाना हुआ और सकुशल प्रधानमंत्री मोदी भारत पहुंच जाते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों में सुधार में मोदी का यह बड़ा कदम माना गया। लेकिन जनवरी 2016 में पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमला हुआ। इससे भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत फिर रुक गई और दरारें और बड़ी हो गई। 2015 में ही जम्मू कश्मीर का विधानसभा चुनाव हुआ। कुल 87 सीटों में से पीडीपी को 28 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 25 सीटें, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 15 और कांग्रेस को 12 सीटें मिलती हैं। बीजेपी को एक बड़ी बहुमत मिली थी, 25 सीटें मिली हुई थी। पीडीपी को 28 सीटें मिली हुई थी। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस 15 और 12 सीटों पर सिमटी थे। किसी के पास बहुमत नहीं था। ऐसे में बीजेपी ने पहल की। कश्मीर में शांति और राज्य को स्थिर सरकार देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पीडीपी के साथ गठबंधन किया। मुफ्ती मोहम्मद सईद मुख्यमंत्री बनाए थे और डिप्टी सीएम बीजेपी के निर्मल सिंह को मिला। 7 जनवरी 2016 को सईद के निधन के बाद महबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री बन जाती। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि केंद्र सरकार भारत सरकार का एक तरह से ये आप पैतरा समझ सकते हैं। आगे जब कहानी आप सुनेंगे तब आपको पता चलेगा कि भारत सरकार का एक किस प्रकार का एक बहुत बड़ा रिस्क लेकर ये प्री प्लान्ड कार्यक्रम चल रहा था। कैसे चल रहा था आप जब आगे देखेंगे तब आपको कहानी समझ में आएगी और तब आपको आर्टिकल 370 कैसे हटा उसका भी बेस पता चल जाएगा। महबूबा का फोकस कश्मीर पर था और भाजपा चाहती थी कि जम्मू पर भी ध्यान दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। मुख्यमंत्री बीजेपी को कॉन्फिडेंस में लिए बिना पत्थरबाजों को रिहा करने, बक्कर वालों को सरकारी जमीन से विस्थापित न करने और धार्मिक संगठनों को वित्तीय सहायता दे रही थी। आतंकी घटनाएं रुक नहीं रही थीं। इससे बीजेपी को लगने लगा कि उसका नाम खराब हो रहा है। वैसे भी बीजेपी और पीडीपी की जो विचारधाराएं हैं दोनों का कोई समन्वय नहीं था। कठुआ में 8 साल की बच्ची की रेप और हत्या के बाद जम्मू में भारतीय जनता पार्टी की जमीन हिलने लगी थी। अगले ही साल 2019 में लोकसभा चुनाव थे। बीजेपी का कश्मीर में प्रयोग विफल रहा और उसने जून 2018 में समर्थन वापस ले लिया और वहाँ पे जो सरकार चल रही थी पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर जाती है। कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। राष्ट्रपति शासन मतलब भारत के राष्ट्रपति का शासन वहाँ चलना शुरू हो गया। देश में लोकसभा चुनाव का माहौल बना हुआ था। लोहा गर्म था और हथौड़ा मारने की देरी थी। सारी पार्टियां अपने अपने लहान में बैठी हुई थी कि किस प्रकार से लोकसभा चुनाव में एक बढ़िया बहुमत लाया जाए और विपक्ष मोदी को चुनाव में हराकर सरकार बनाए, यानी कि कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस गठबंधन की सरकार बने। उसी दरमियान उसी दिन पुलवामा के लेथपोरा में सीआरपीएफ जवानों के काफिले पर आतंकी हमला हुआ, जिसमें 40 जवान मारे जाते हैं। जम्मू कश्मीर में तब तैनात रहे आईपीएस ऑफिसर दानेश राणा अपनी किताब एज फॉर एज द सेफ्रंट फील्ड द पुलवामा कॉन्स्पिरेंसी में लिखते हैं कि यूनिट को केवल 10 किलोमीटर 262 से 272 मील के तक के पत्थरों की दूरी तय करनी थी। दोपहर 1:45 बजे विस्फोटक से लदी कार इको कार को लेकर आतंकी आदिल और साकिर रवाना हुए। कार आदिल चला रहा था। वे 3:10 पर हाईवे पहुंच गए। थोड़ी देर में उन्हें एक लाल झंडे वाला वाहन नजर आता दिखाई दिया। वे समझ गए कि काफिला आने वाला है। आदिल ने अपनी कैसियो डिजिटल घड़ी निकाली और साकिर को दे दी। उसने कहा कि उम्मीद है यह घड़ी मेरी आखिरी याद होगी। घड़ी में समय दोपहर 3 बजे दिखा रहा था। साकिर ने घड़ी ली, आदिल को अंतिम विदाई दी और कार से बाहर आ गया।
वह बंजर केसर के खेतों से होते हुए अपने घर की ओर तेजी से चलने लगा। दोपहर 3:05 पर आदिल ने इको कार की चाबी घुमाई और धीरे धीरे हाईवे की तरफ चलने लगा। आदिल ने देखा कि सीआरपीएफ के जवान खिड़कियों से बाहर झांक रहे थे। हाईवे की सुरक्षा करने वाले एएसआई मोहनलाल कार को रोकने के लिए पीछा कर रहे थे। इससे पहले कि कोई पूरी तरह से समझ पाता, आदिल ने अपनी आंखें बंद कर लीं और टिकर दबा दिया। काले धुएं के बादल के बीच एक बड़ी आग की गेंद उठी। एएसआई मोहनलाल भी वहीं शहीद हो गए। धमाका 10 किलोमीटर दूर तक सुनाई दिया था या सुना जा सकता था। इस हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो जाते हैं। शाम 4:30 पर श्रीनगर के मीडिया हाउस ग्लोबल न्यूज़ सर्विस के संपादक कुजैस ने पाकिस्तान स्थित प्रवक्ता मोहम्मद हुसैन का एक व्हाट्सएप मैसेज मिला, जिसमें लेथपोरा में आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी ली गई थी। जब मैसेज को ट्रेस किया तो उसका आईपी पाकिस्तान के रावलपिंडी का निकलता है। जम्मू कश्मीर में कोई भी फैसला लागू करने के लिए केंद्र को राज्य सरकार की सहमति लेना जरूरी है। अब यहीं से आप ध्यान दीजिएगा किस प्रकार से धारा 370 के लिए बीजेपी ने अपना जो जाल था बिछा दिया था, क्योंकि पीडीपी और बीजेपी का गठबंधन टूट चुका था और राष्ट्रपति शासन लग चुका था और ये कहीं ना कहीं प्लान का एक हिस्सा रहा होगा। भले ही भारत सरकार ने कभी इसको कबूल नहीं किया, लेकिन एनालिसिस करने का एक तरीका ये है, आप जब आगे के घटनाक्रम पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। क्योंकि टेक्निकल फॉल्ट जो थे, अगर वहाँ की सरकार जो है यानी कि कश्मीर की जो सरकार है वो अगर नहीं चाहेगी तब तक 370 में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। लेकिन जब राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो सारी सत्ता राष्ट्रपति के हाथ में होती है और कोई भी निर्णय राष्ट्रपति राज्यपाल के द्वारा जो उपराज्यपाल होते हैं उनके जरिए ले सकता था। कहानी को आगे ध्यान से सुनिएगा, इतिहास को ध्यान से समझिएगा। बीजेपी पीडीपी सरकार गिरने के बाद से राज्य में राष्ट्रपति शासन लग चुका था। इस कारण केंद्र को कोई भी फैसला लेने के लिए राज्यपाल की सहमति लेनी थी। पत्रकार अनुराधा भसीन अपनी किताब द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ कश्मीर आफ्टर आर्टिकल 370 में लिखती हैं कि 2 अगस्त को आतंकी हमले के मद्देनज़र अचानक अमरनाथ यात्रा पर रोक लगा दी गई। टूरिस्टों से कहा गया कि वे तुरंत जम्मू कश्मीर छोड़ दें। 4 अगस्त को राज्य में इंटरनेट बंद कर दिया गया, यानी कि कश्मीर में इंटरनेट का जो संचार माध्यम है उसको बंद कर दिया गया। स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को भी बंद कर दिया गया। लोगों को अपने घर पर रहने की हिदायत दी गई। टूरिस्ट जो थे उन्हें वापस लौटने को कहा गया था। और साथ में भारत की फौज लगातार कश्मीर में पहुंच रही थी, लाखों की संख्या में, जिसका कोई आंकड़ा इस तरीके से पता नहीं चलता है, लेकिन बताया जाता है कि पूरा जम्मू कश्मीर भारतीय सैनिकों से पट चुका था। सोशल मीडिया में अफवाह भी चल रही थी कि सरकार आर्टिकल 35A हटाने जा रही है। 370 के तहत आर्टिकल 35A एक विशेष प्रावधान था जो जम्मू और कश्मीर राज्य को कुछ विशेष अधिकार और स्वायत्तता प्रदान करता है। यानी कि लोग अंदाज़ा ही लगा रहे थे कि आर्टिकल जो 370 है उसके अंदर जो आर्टिकल 35A है उसको हटाने की बात की जा रही है। अनुच्छेद 370 के अंदर 35A को हटाया जाएगा, लेकिन हुआ क्या, आप चौंक जाएंगे। इसके तहत जम्मू कश्मीर राज्य सरकार के पास यह अधिकार था कि 35A की हम बात कर रहे हैं। 35A के तहत जम्मू कश्मीर राज्य सरकार के पास कई अधिकार थे कि वह तय कर सके कि राज्य का अस्थायी निवासी कौन होगा। अस्थायी निवासियों को राज्य में संपत्ति खरीदने, सरकारी नौकरी पाने और अन्य सामाजिक लाभ पाने का विशेष अधिकार था। दूसरे राज्यों के नागरिक जम्मू कश्मीर में संपत्ति नहीं खरीद सकते थे और न ही सरकारी नौकरियों या अन्य लाभों के पात्र थे। इसके अलावा अगर राज्य की किसी महिला ने राज्य के बाहर के व्यक्ति से शादी की हो तो वह और उसके बच्चे अस्थायी निवासी के अधिकार खो देंगे। यानी कि कश्मीर यानी कि भारत के जो राज्य हैं उनका कोई व्यक्ति कश्मीर में जाकर शादी नहीं कर सकता था, वहाँ पे बिजनेस नहीं कर सकता था, वहाँ पे जाकर ज़मीन नहीं खरीद सकता था। ऐसे बेकार कानून जो कश्मीरियों को प्राप्त हुए थे और एक तरह से भारत का हिस्सा होते हुए भी कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं था। भारत के जितने भी नियम कानून बनते थे वो भारत के सभी राज्यों में लागू होते थे, केवल जम्मू कश्मीर को छोड़कर। और ये कहीं ना कहीं एक विडंबना थी। वहाँ का संविधान अलग था, वहाँ का झंडा अलग था, वहाँ पे तिरंगा नहीं फहराया जाता था। और तब कैसे हमारा ये हो सकता है और इसी चीज़ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे हटाया, आइए जानते हैं। अमित शाह और भारत की जनता ने पूरा किस प्रकार से सपोर्ट किया वो भी आपको जानने को मिलेगा। इसके अलावा अगर राज्य की किसी महिला ने राज्य के बाहर किसी व्यक्ति से शादी की तो उसको अधिकार खत्म हो जाएंगे। इस अफवाह के बाद कश्मीर के लोग राशन भरने लगे, क्योंकि उनको लगा कि राशन खत्म हो जाएगा तो फिर हम क्या करने वाले हैं।
सरकार की मंशा कुछ और ही, उसने 35A की जगह उसकी जड़ 370 को ही खत्म कर दिया। अगर 5 अगस्त को गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में धारा 370 खत्म करने का बिल पेश किया। ये भी प्रस्ताव रखा कि लद्दाख जम्मू कश्मीर का हिस्सा न होकर नेशनल टेरिटरी होगी। इस तरह से एक दिन में ही शोर शराबे के बीच जम्मू कश्मीर से धारा 370 हमेशा के लिए हट गई। और इसी दिन अमित शाह ने अपने एक बयान में ये कहा था कि जो POK है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसे पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर कहता था, उसके लिए उन्होंने कहा था कि POK के लिए हम अपनी जान दे देंगे, कश्मीर के लिए हम अपनी जान दे देंगे। और भारत का गृह मंत्री अगर ऐसे दहाड़ के लोकसभा और राज्यसभा के अंदर कह रहा हो तो उसके मायने निकल सकते हैं। आप ने अपने हाल में ही देखा होगा कि अभी एक संयुक्त राष्ट्र की बैठक थी, तो उसमें आपने देखा कि किस प्रकार से कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपनी ताकत को बढ़ा रहा है और वो POK में घुसकर उस पर कब्जा करना चाह रहा है। और भारत ने इसके खिलाफ बहुत ज़्यादा नहीं बोला, लेकिन भारत ने ये साफ साफ कर दिया कि भैया वो हमारा है ही और हम उसको लेकर रहेंगे। तो फिर अगली कड़ी में हम कुछ और भी जानने की कोशिश करेंगे या नहीं करेंगे वो तो बात की बात है, लेकिन अगली कड़ी वही होगी, क्योंकि कश्मीर में चुनाव चल रहे हैं, लद्दाख में चुनाव चल रहे हैं। जैसे ही चुनाव ख़त्म होगा उसके रिजल्ट जो आएंगे वो रिजल्ट हम आपको बताएंगे और वो हमारा आखिरी एपिसोड होगा 2024 तक का। तो हमने आपको कहाँ तक की कहानी बताई, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने तक की कहानी हमने आपको बता दी है। उम्मीद है कि अब आपको कश्मीर को लेकर किसी भी प्रकार के भ्रम में नहीं रहना है। कश्मीर के जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम थे, कश्मीर का पहला मुस्लिम शासक कौन था, बौद्ध हिंदू मुस्लिम शासक जो थे, घाटी में इस्लाम कैसे फैला, औरंगजेब को कश्मीरी औरतों के कपड़ों से जो दिक्कत थी, राजा गुलाब सिंह ने कैसे 75 लाख रुपए में कश्मीर को खरीद लिया था, और जो एक राजा थे जिनका कहीं ना कहीं वर्चस्व रूस तक फैला हुआ था। फिर अगले एपिसोड में हमने बताया था कि जिन्ना को कश्मीर में जाने से कैसे रोका गया, जब रोक दिया गया तो जिन्ना ने कैसे पाकिस्तान में बैठे बैठे हिंदुस्तान पर हमला करवा दिया। फिर एक एपिसोड में हमने बताया था कि कार में गैंगरेप करके उसे लड़की को मशीन में जिंदा काट दिया गया, गृह मंत्री की बेटी को किडनैप किया जाता है और उन्हें फिर कैसे आतंकवादियों को छुड़ाया जाता है। और आज के एपिसोड में हमने जाना किस प्रकार से अनुच्छेद 370 को हटाया गया, वो सारे घटनाक्रम आपने सुने। उम्मीद है कि अब सारी चीज़ें आपकी स्पष्ट हो गई होंगी। रिजल्ट जब आ जाएगा तो उस रिजल्ट का एक विशेष विश्लेषण करके हम आपको सुनाएंगे। अब हम आपको कल से एक नया एपिसोड सुनाना शुरू करेंगे जिसमें हम जानेंगे हरियाणा में चुनाव चल रहा है और हरियाणा की संबंधित जो घटनाक्रम है उनको आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो हरियाणा राज्य से अगर आप जुड़े हैं या हरियाणा के रोचक जानकारियों को जानना चाहते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा हरियाणा राज्य के बारे में, तो कल से हम हरियाणा की कहानियाँ आपको सुनाना शुरू करेंगे। चैनल पर नए हैं तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय। और ये कहानियाँ अपने दोस्तों में, अपने परिवार में, अपने लोगों को शेयर करें, क्योंकि ये कहानियाँ जो हिस्टोरी इतिहास हमने आपको बताया ये बहुत ही प्रामाणिक है, कई जगहों से फिल्टर होते हुए आप तक पहुँची हैं। आपको रिकॉर्ड बता रहे हैं कि इससे बेहतर कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। इतना फिल्टर्ड किताबों का रेफरेंस के साथ हमने आपको चीज़ें बताई हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके डेली अपडेट्स के लिए हमसे जुड़ सकते हैं। फिर से एक बार आपको कहते हैं जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।